बच्चों, आज हम पोएम्स के आंसर क्वेश्चंस लर्न करेंगे। तो जो पोएम्स के आंसर क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये पिछले चार वर्षों में जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए पोएम के ऊपर बोर्ड परीक्षा के पेपर्स में, वही मैंने लिए हैं। बहुत इजी हैं, बहुत छोटे हैं, एक बार के पढ़ने में वो लर्न हो जाएंगे, है ना। उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन पहला वाला है, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक है ना। इसको हिंदी भी हम कर सकते हैं कि फायर किस का प्रतीक है और आइस किसका प्रतीक है। ठीक है ना। तो बच्चों, हमारा आंसर है फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। बच्चों, इसको लर्न कर लीजिए, फायर फॉर डिजायर। ठीक है ना। ये राइमिंग भी हो रहा है थोड़ा सा, फायर डिजायर। और आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड इन द पोएम। आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। बस फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड इन द पोएम। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। बस आपको हेट्रेड और ये डिजायर आपको लर्न करना है। तो आप इसको राइमिंग कर लेंगे, फायर डिजायर हो जाएगा, तो बचा हुआ फिर हेट्रेड वो है ना, वो आइस से ही आएगा। तो बहुत ईजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो मैंने आंसर क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है। देखिए, व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक है ना। फायर एंड आइस कहने के इनका मतलब है कि इस जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें डिजायर और हेट जो है ना, वो किस बात के प्रतीक हैं। और एक और क्वेश्चन इसी में है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है ना। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा आंसर। डिजायर स्टैंड्स फॉर फायर। बच्चों, हमने ऊपर अभी लर्न किया था ना, बिल्कुल वही है, फायर डिजायर एक ही वर्ड है। तो इन्होंने डिजायर पूछा है, मतलब रिवर्स पूछ लिया है। तो डिजायर फायर है, ठीक है ना। और हेट, हेट्रेड की बजाय हेट पूछा है, ठीक है। तो हेट स्टैंड्स फॉर आइस। तो व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर इन द पोएम। तो डिजायर स्टैंड्स फॉर फायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर आइस। ठीक है। तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाले का। अब सेकंड है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, बच्चों यहाँ डज था तो हमने एस लगा दिए, ठीक है ना। सेज दैट डिजायर एंड हेट्रेड। अब यहाँ पर हेट्रेड तो हेट भी कर दिया है मैंने, है ना। डिजायर एंड हेट्रेड वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो विश्व का अंत कैसे होगा, वो डिजायर से होगा और हेट्रेड से होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमने ऊपर डिजायर और हेट्रेड जो लर्न किया है, ये डिजायर और हेट्रेड है, इन्हीं से ही वर्ल्ड एंड होगा, ठीक है ना। ओके, तो आ रहे हैं ना बच्चों समझ में। व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर इन द पोएम। ठीक है। तो डिजायर स्टैंड्स फॉर फायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर आइस, ठीक है ना। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट डिजायर एंड हेट्रेड वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसको अपन फायर और आइस भी बोल सकते हैं, फायर एंड आइस वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है, ठीक है ना, फॉग कोहरा, फॉग कैसे आता है। तो फॉग कम्स, बच्चों डज है तो हमने इसमें एस लगा दी। फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली, मतलब बहुत धीरे, बहुत चुपके से और धीरे से आता है। कैसे, लाइक अ कैट। बच्चों, जब कैट जो है ना अपने शिकार की तलाश में चूहे को पकड़ने को जाती है, तो बहुत मतलब शांति से और बहुत धीरे से जाती है। उसी तरह से फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक अ कैट। आप केवल एक भी लिख सकते हैं, स्लोली लाइक अ कैट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइलेंटली लाइक अ कैट भी लिख सकते हैं, दोनों लिखें तो बहुत बेहतर है। फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक अ कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज, डस्ट ऑफ स्नो इज, ये यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही आ गया, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है ना। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्लेक्स ऑफ स्नो भी इनको बोलते हैं, ठीक है ना। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो और फ्लेक्स ऑफ स्नो, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कम वर्ड्स का आंसर पसंद करते हैं, उनको मैंने सिर्फ यहाँ तक, वो यहाँ तक लर्न कर सकते हैं,
फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और यदि जो बच्चे और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं तो वो यहाँ पर फ्लैक्स ऑफ स्नो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो और फ्लैक्स ऑफ स्नो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? मतलब पोएट कहता है कि किस कारण से उसका मूड चेंज हो गया, ठीक है ना, किस कारण से उसकी मनोदशा चेंज हो गई। एक और क्वेश्चन इसी में है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? तो द सडन शॉवर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं ना बच्चों, आपने पोएम देखी होगी, सुनी होगी, टीचर ने आपको पढ़ाई होगी कि वो जाकर जब वहाँ बैठता है हेमलॉक ट्री के नीचे, तो क्या होता है कि वो डस्ट ऑफ स्नो जो है ना वो गिर जाती है, तो उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। द सडन शॉवर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज द पोइट्स मूड, ये हैज चेंज्ड हिज मूड है, तो इसमें अपन ने पोइट्स मूड कर दिया है। आप चाहें तो हिज मूड भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो द सडन शॉवर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, केवल ये अपना इतना आंसर है, ठीक है ना, हैज चेंज्ड हिज मूड या पोइट्स मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, What do the crow and hemlock represent in the poem Dust of Snow? तो क्रो और हेमलॉक, ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। तो द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, ये दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना, निराशा का प्रतिनिधित्व करते हैं इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो केवल आपको क्या करना है, केवल सोरो लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, तो यहाँ तो आपको एस भी नहीं लगाना क्योंकि डू था, सोरो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो केवल अपन सोरो लर्न करेंगे तो ये अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेंगे ना तो बहुत इजी आंसर क्वेश्चंस पोएम के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा एक अनाथ है? वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है? तो बच्चों आपको पता है अमांडा अनाथ है क्या? नहीं है ना, यस, नहीं, नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन गर्ल, अमांडा एक अनाथ लड़की नहीं है। बच्चों एक ये एक क्वेश्चन ही है और एक और ही, दो क्वेश्चन लगे, तो आप यदि इतना भी नो भी लिख देंगे ना तो भी आपको हाफ आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा और 1 मार्क उसमें मिल जाएंगे। नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन गर्ल। अब वो क्यों कहती है ऐसा? सी सेज सो, वह ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि बच्चों वाई लगता है ना तो हम बिकॉज से हमारा आंसर शुरू होता है। सी इज डिप्रेस्ड बाई स्कॉल्डिंग ऑफ हर मदर, वह उसकी मदर की डांट से बहुत ज़्यादा निराश है या बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत डिप्रेशन में है, ठीक है ना, मतलब उसकी माँ की डांट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा एक अनाथ है? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन गर्ल, ठीक है ना, ये गर्ल भी हमने जोड़ दिया इसमें। वाई डज सी से सो, यदि वो अनाथ नहीं तो ऐसा क्यों कहती है? सी से सो, वह ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि सी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कॉल्डिंग ऑफ हर मदर, वह उसकी मम्मी की डांट से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाई डज शी मीन्स अमांडा वांट टू बी रेप्यूजल? तो वह रेप्यूजल क्यों बनना चाहती है? शी वांट्स टू बी रेप्यूजल, वह रेप्यूजल बनना चाहती है सो दैट, ताकि सी कैन लिव अलोन इन अ टावर पीसफुली, वह टावर में पीसफुली रह सके। बच्चों ये रेप्यूजल आप जानते हैं, आपने पोएम पढ़ी होगी कि वो टावर में रहती थी, है ना, बहुत पीसफुली, और फिर वो अपने बाल नीचे तक टावर से नीचे लटका देती थी तो राजकुमार चढ़ कर जाता था। ओके, तो कुल मिला के हम तो आंसर पर आते हैं, तो हमारा आंसर ये है सी वांट्स टू बी रेप्यूजल, ये तो यहाँ तक आ गया, ये सी वांट रेप्यूजल, ठीक है ना, सो दैट, ताकि सी कैन लिव अलोन इन अ टावर पीसफुली, वह टावर में पीसफुली रह सके, वहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस किसी तरह का ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडास मदर आस्क्स हर टू डू एंड नॉट टू डू? अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अमांडा की मम्मी उससे करने को कहती हैं या नहीं करने को कहती हैं, ठीक है ना। तो अमांडाज मदर आस्क्स हर नॉट टू बाइट नेल्स,
बच्चों इतना याद रखेंगे, नॉट टू तो हर जगह लगाएंगे। बाइट नेल्स, नेल्स को मत कुतरो। जो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने दांतों से अपने नाखून को चबाते हैं, तो वो वाली बात है कि नॉट टू बाइट नेल्स, नेल्स को दांतों से मत चबाओ। नॉट टू हाउंड शोल्डर्स, तो शोल्डर्स को जो है ना, कंधों को उचका कर मत चलो। नॉट टू हाउंड शोल्डर्स, कंधों को मत उचकाओ। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, और चॉकलेट मत खाओ। ये वो नहीं करने को कहती। अब वो क्या करने को कहती है? सी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट, वो कहती है कि सीधे बैठो, ठीक है ना, सिट स्ट्रेट। टू फिनिश हर होमवर्क, भैया होमवर्क करो अपना। टू क्लीन हर रूम, और अपना कमरा साफ रखो। एंड शूज, और शूज भी साफ रखो। तो बच्चों ये तो आसानी से आपको खुद ही पता है कि कौन कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। नेल्स नहीं अपन को दांतों से काटना चाहिए, कंधे नहीं उचकाना चाहिए, और चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। सभी को मालूम है, सभी माँ बाप या बड़े सभी बच्चों से कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना चाहिए। फिनिश होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। एंड क्लीन रूम एंड शूज, और कमरा साफ करना चाहिए और शूज साफ करना चाहिए। ये अमांडा की माँ उससे कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एने ग्रेगरी? तो जो यंग बॉय है वो एनी ग्रेगरी से क्या कहता है? द यंग बॉय सेज टू एनी ग्रेगरी, वो एनी ग्रेगरी से कहता है दैट की। तो बच्चों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन में ही है, बस डज था तो हमने एस लगा दिया। क्या कहता है? दैट की अ ट्रू लवर विल बी वन, कि एक जो सच्चा चाहने वाला वो होगा, हु विल लव हर इनर क्वालिटीज, जो उसकी अंदर की क्वालिटीज को, अंदर की योग्यताओं को लव करेगा। एंड नॉट हर लुक्स, केवल उसके मतलब उसके लुक्स को लव नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो उसकी आंतरिक जो योग्यता है ना उसको लव करेगा। तो ये वो कहता है। फिर से देखो बच्चों क्वेश्चन, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी? एनी ग्रेगरी से वो यंग लड़का क्या कहता है? द यंग बॉय सेज टू एनी ग्रेगरी दैट। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही है, तो आप बस ये डस में डस हटेगा तो एस लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्या कहता है? अ ट्रू लवर विल बी द वन, मतलब सच्चा चाहने वाला वो होगा जो हु विल लव हर इनर क्वालिटी, जो उसकी इनर क्वालिटीज को प्यार करेगा। नॉट हर लुक्स, लुक्स को नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? बच्चों इसमें क्या है, दो अलग अलग तरह के आंसर हैं, ठीक है ना। अब मैंने इजी भी बनाने की कोशिश की है और पूरा का पूरा लिखने की कोशिश भी की है। देखिए बच्चों, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लॉयन को और टाइगर को, ठीक है ना। और किसके अकॉर्डिंग? व्हेन यू डू सो, व्हेन कैन यू डू सो, ऐसा कब आप कह सकते हैं, ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, कभी के अनुसार। तो वो पोएट क्या कह रहा है वो देखिए। द पोएट सजेस्ट दैट, तो ये द पोएट सजेस्ट था ना, क्योंकि डज लगा था तो हमने एस लगा दी। द पोएट सजेस्ट दैट। अब बच्चों यहाँ मैंने ये किया है कि आप क्या करें कि केवल इतना जो अंडरलाइन किया है ना वही लर्न कर लें। क्या? द बीस्ट, वो कहता है पूरा, अभी पे पूरा देख लेते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट if the beast is of yellow tawny color and it roars out fiercely at you, then this is an Asian lion, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका, फिर से देखिए। द पोएट सजेस्ट्स दैट, पोएट ये सजेस्ट करता है कि इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो टाउनी कलर, ठीक है ना, मतलब पीले भूरे रंग का जो एक जानवर रहता है। एंड इट रोर्स आउट, और वो बहुत तेजी से दहाड़ता है। फायर्सली, बहुत भयंकर तरीके से दहाड़ता है तुम पर। देन इट इज एन एशियन लॉइन, वो एशियन लॉइन है। जबकि वेयर इज, जबकि इफ द बीस्ट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन, जबकि एक जो जंगली जानवर जिसके येलो स्किन पर, मतलब पीली त्वचा पर काली धारियां हैं, एंड ही ट्राइज टू अटैक यू, और वह तुम पर अटैक करने की कोशिश करता है, देन इट इज अ बंगाल टाइगर, वो बंगाल टाइगर। अब बच्चों हम ये तो पूरा हो गया। अब यदि हमको इसको सिंपल वे में आपको आंसर देना है तो आप ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं
जो मैंने अंडरलाइन किया केवल वो भी आप लर्न कर सकते हैं। द बीस्ट इज ऑफ येलो टाउनी कलर, ये तो आपको पता ही होगा कि लॉइन किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो आप इतना भी लिख सकते, द बीस्ट इज ऑफ येलो टाउनी कलर एंड इट रोर्स आउट, और वो दहाड़ता है, रोर मतलब दहाड़ना होता है। देन इट इज एन एशियन लाइन, तब वो एशियन लाइन है ना, इतना भी अपन कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर जो टाइगर की बात है, द बीस्ट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन, मतलब ऐसा जंगली जानवर जिसकी येलो स्किन पर मतलब पीली त्वचा पर काली धारियां हैं, देन इट इज अ बंगाल टाइगर, तब वो बंगाल टाइगर होगा। तो बच्चों आप देख लें आपके अकॉर्डिंग, आपके यदि पूरा लर्न करना था पूरा लर्न कर लीजिए, अदरवाइज जो अंडरलाइन किया है आप उसी को भी लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज, मतलब जो कस्टर्ड है, ये पोएम बहुत अच्छी थी। तो कस्टर्ड है वो ड्रैगन है, तो वो क्या करता है, वो सेफ केज मतलब सुरक्षित पिंजरे की तलाश में रहता है। तो क्यों, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये तो यहीं तक हो गया, डिड लगा था तो हमने ईडी कर दिया, क्राइड कर दिया, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि मतलब कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बिकॉज ये वाई है तो हम बिकॉज से जोड़ेंगे इसको। इट वॉज कावर्ड एंड स्केर्ड ऑफ एवरीवन, वो कायर है और वो सभी से डरा हुआ है। इट वॉज कावर्ड, ठीक है ना, आप इतना भी कर सकते हैं, इट वॉज कावर्ड तो भी चलेगा, ठीक है ना, एंड स्केर्ड ऑफ एवरीवन चाहे तो आप पूरा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो नाइस सेफ केज की तलाश में इसलिए था क्योंकि वो कायर था और सभी से डरा हुआ था। इट वॉज कावर्ड एंड स्केर्ड ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों कहते हैं। द ड्रैगन इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, तो बच्चों ये तो यहाँ पर ही है, ठीक है ना, ये अपन ने चूंकि ये क्वेश्चन था तो इस पहले था, तो हम यहाँ पर इज लगा देंगे तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, पैसिव वॉइस का है। द ड्रैगन इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन बिकॉज, और ये वाई है तो बिकॉज से आंसर हमारा शुरू होगा। अपार्ट फ्रॉम हिम, उसके अलावा, एवरीवन इज ब्रेव इन द हाउस, मतलब उसको कॉवर्डली ड्रैगन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम हिम केवल उसको छोड़कर, एवरीवन इज ब्रेव इन द हाउस, घर में प्रत्येक जो सदस्य है ना वो सब बहादुर हैं, केवल वही बहादुर नहीं, इसलिए उसको क्या कहा गया है, कावर्डली ड्रैगन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डज द पोएट से, कवि ऐसा क्यों कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि भाई मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, ठीक है ना। द पोएट सेज सो, कभी ऐसा इसलिए कहता है, द पोएट से हो गया तो सेज हो जाएगा, और सो और वाई है तो बिकॉज से शुरू करेंगे, बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, मतलब उसकी बॉल गुम गई थी, आपने द वॉल पोएम पढ़ी होगी, तो वो कभी क्या कहता है कि मैं उसको बॉल दूसरी नहीं दूंगा, मतलब मैं उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ही वांट्स, वह चाहता है, द बॉय कि लड़का, टू एक्सपीरियंस द लॉस कि वह नुकसान का अनुभव भी सीखे, ठीक है ना। ही वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, वह चाहता है कि लड़का लॉस का भी एक्सपीरियंस करना सीखे, मतलब हानि का भी वो अनुभव करना सीखे, इसलिए वो उसमें इंट्रूड नहीं करता है, वो बिल्कुल दखल नहीं देता है, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में बच्चों, बहुत इजी है, एक बार आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वाई डजंट ही ऑफर हिम द मनी टू बाई अनदर बॉल, वो उसको पैसे क्यों नहीं देता है दूसरी बॉल खरीदने के लिए। ही डजंट ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, तो बच्चों ये यहाँ था पूरा क्वेश्चन में। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना बच्चों, ये डज वाला सिस्टम तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये ऑफर है, ये मैन वर्ब है, तो जब डज हटेगा तो ऑफर से जाएगा। अच्छा ये तो डज हटा नहीं है क्योंकि ये हमको नेगेटिव ही बनाना था, तो ही डजंट ऑफर, ये बिल्कुल डजंट ही लग गया यहाँ पर बाद में, क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो और यहाँ पर जब सिंपल बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के बाद आएगी। ही डजंट ऑफर हिम द मनी टू बाय अनदर बॉल, वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं देता है, बिकॉज क्योंकि बच्चों वाई है तो ये बिकॉज हो जाएगा। ही वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही था कि वह चाहता है कि लड़का जो है ना हानि का अनुभव भी सीखे, मतलब खोने का भी उसको अनुभव होना चाहिए। ही शुड लर्न दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ,
उसको ये सीखना चाहिए कि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब जीत और हार दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये दोनों का अनुभव उसको होना चाहिए। तो बच्चों हम चाहें तो यहाँ पर लॉस तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने लर्न किया ही था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करिए। और आपको टेंस आपने देखे होंगे, टेंस हमने बहुत बार कर भी लिए हैं। आप चाहें तो मेरा वीडियो थोड़ा सा 2-4 बार और देख लीजिएगा टेंस का, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये इजी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। पोएम में ट्रीज कहाँ हैं? ठीक है ना, तो बच्चों कहाँ हैं पोएम में ट्रीज? ट्रीज आर इन द हाउस। ठीक है ना, ट्रीज कहाँ है? हाउस में है। बच्चों अपन इसमें दा भी लगा सकते हैं। द ट्रीज आर इन द हाउस। द ट्रीज आर इन द हाउस। ट्रीज कहाँ है? घर में है। ठीक है ना, वाई डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? वाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? मत उसकी जो जड़ें हैं, उसकी पत्तियां हैं और उसकी टहनियां क्या करती हैं? तो द रूट्स ट्राई टू देमसेल्व्स, द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा। बच्चों घर में है तो आप जानते हैं, घर में हम पेड़ लगा रहते हैं और हम अपने जो बरामदे को सीमेंटेड कर देते हैं। तो जो रूट्स हैं ना, जड़ें हैं, वो बरामदे में से, क्रैक में से बाहर निकलना चाहती, निकाल कर उसको फ्री करना चाहती। द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा। वरांडा में से वो क्रैक करके अपने आप को फ्री करना चाहती। द लीव्स ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, और जो पत्तियां हैं वो आगे जाना चाहती हैं। ठीक है ना, एंड द ट्विग्स बिकम स्टिफ, और जो ट्विग्स है ना, जो टहनियाँ हैं, वो बहुत कठोर हो रही हैं, मतलब वो भी टूटकर गिरना चाहती हैं। ठीक है ना, तो बच्चों जो घर का पेड़ रहता है ना, उसकी बात यहाँ पर की हुई है कि वाट डू देयर रूट्स मतलब जड़ें, लीव्स मीन्स पत्तियां, और ट्विग्स टहनियाँ क्या करती हैं? तो द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स, रूट्स अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं, फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बरांडा, बरांडा के क्रैक्स से। बरामदे में क्या होता है कि जो सीमेंटेड रहता है ना, उसमें क्रैक आ जाते हैं, और क्रैक में से वो जड़ें निकलती हैं, तो वो जड़ें निकलकर अपने आप को फ्री करना चाहती हैं। द लीव्स ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, और जो लीव से पत्ती हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं। एंड ट्विक्स बिकम स्टिफ, और वो ट्विक्स जो है ना, टहनियाँ, वो कड़ी हो रही हैं, कठोर हो रही हैं। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्री अफेक्ट द हाउस? अब ये क्वेश्चन है कि जो ट्री वहाँ से निकलता है, डिपार्ट करता है, वहाँ से हटता है, तो वो घर को कैसे अफेक्ट करता है, वो घर को कैसे प्रभाव डालता है, ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन इसी में ही है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? घर में क्या होता है, घर का क्या होता है जब पेड़ उसमें से बाहर निकलता है? तो आंसर है, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस, जब पेड़ घर से बाहर निकलता है, द ग्लास गेट्स ब्रोकन, घर के जो कांच है ना वो टूट जाते हैं। एंड द विंड्स, और हवाएं, रश टू मीट द ट्रीज, और हवाएं जो है ना पेड़ से मिलने के लिए दौड़ती हैं। ठीक है ना, इसमें ट्विक्स का भी था, मैंने लिखा नहीं, आंसर बड़ा हो जाता। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इसको क्या कर लिया है, ये कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स मुझे लगे थे कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, अभी 18 है, अभी मुझे लगेगा आप पहले इनको लर्न कर लीजिए। यदि आपको लगता है तो मैं कुछ और जो रिमेनिंग्स हैं वो ज़रूर बताऊंगा, बट मुझे लगता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। बच्चों आपको कुछ समझ में आएगा होगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? परीक्षा उपयोगी है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ही निकाले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से पूरे आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ज़रूर आएंगे। ठीक है ना, तो बच्चों याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबरों से हमको पास होना है इस बार, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है। और आप वीडियो को भी देखते रहिए, मैं लगातार पूरा कोशिश करूँगा आपके प्री बोर्ड तक सारी वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूँ। और बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जानते हैं ना, यस, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।